हम व्यू मेन्यू कंप्लीट कर चुके हैं और विंडो मेन्यू शुरू करने जा रहे हैं। और अगर मैं विंडो मेन्यू पे क्लिक करती हूँ तो इसमें तकरीबन 47 ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, जिनमें से कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जिनके सब ऑप्शन मौजूद हैं और बहुत से ऑप्शन ऐसे हैं जिन पे क्लिक करने पे एक पूरा पैनल हमारे पास आता है जिसमें काफी सारे ऑप्शंस होते हैं। और इनमें से तकरीबन 32 ऑप्शंस ऐसे हैं जिनको हम ऑलरेडी देख चुके हैं, क्योंकि काफी सारे पैनल ऐसे हैं जिनके नाम के टूल भी हमारे पास मौजूद हैं। तो जैसे जैसे हमने उन टूल्स को देखा उसी के साथ उससे रिलेटेड पैनल को भी हम देखते गए। और अगर आप मेरी कंप्लीट प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हैं तो आप उन तमाम पैनल्स को देख चुके होंगे। तो मैं अपने नेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे आ जाती हूँ। मैं हूँ आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि हमने किस क्लास में कौन से ऑप्शन को देखा है, उसके बाद हम लेफ्ट ओवर ऑप्शंस की बात करेंगे। वर्क स्पेस के ऑप्शन को हम क्लास नंबर 2 में देख चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में भी मैं आपको वर्क स्पेस के बारे में थोड़ी सी डिटेल बताऊंगी। अलाइन ऑप्शन क्लास नंबर 7, अपीयरेंस क्लास नंबर 87, आर्टबोर्ड 97, एसेट एक्सपोर्ट 67, एट्रीब्यूट क्लास नंबर 119, ब्रशेस क्लास नंबर 45, कलर क्लास नंबर 39, कलर गाइड क्लास नंबर 40, डॉक्यूमेंट इन्फो क्लास नंबर 116, फ्लैटन प्रीव्यू क्लास नंबर 86, ग्रेडियंट क्लास नंबर 78, ग्राफिक स्टाइल 89, इमेज ट्रेस क्लास नंबर 100, इन्फो क्लास नंबर 91, लेयर क्लास नंबर 66, मैजिक वॉन्ड क्लास नंबर 13, नेविगेटर क्लास नंबर 91, पाथ फाइंडर क्लास नंबर 9 और 10, पैटर्न ऑप्शन को क्लास नंबर 137 में देखा था हमने, प्रॉपर्टीज क्लास नंबर 87, सेपरेशन प्रीव्यू क्लास नंबर 121, स्ट्रोक क्लास नंबर 17, स्वैचेस क्लास नंबर 41 to 42, सिंबल क्लास नंबर 93, ट्रांसफॉर्म क्लास नंबर 63, ट्रांसपेरेंसी क्लास नंबर 82। टाइप ऑप्शन में काफी सारे ऑप्शन मौजूद है जिनको हमने डिफरेंट क्लासेस में देखा है। तो इसमें कैरेक्टर पैनल को क्लास नंबर 91, ग्लिफ को 26, ओपन को 25, कैरेक्टर एंड पैराग्राफ स्टाइल को क्लास नंबर 31 और टैब ऑप्शन को क्लास नंबर 32 में देखा था। ब्रशेस लाइब्रेरी 45, ग्राफिक स्टाइल लाइब्रेरी 89, स्वैचेस लाइब्रेरी 41, सिंबल लाइब्रेरी 93। तो इस तरह से हम 32 ऑप्शंस को ऑलरेडी देख चुके हैं। और जिस तरतीब से हमने टूल को देखा था और ऑप्शंस देखे थे उसी तरतीब से हमने इन पैनल को देखा है। विंडो मेन्यू में मौजूद तरतीब को हमने सामने नहीं रखा। और उसके बाद तकरीबन 15 ऑप्शन ऐसे हैं जो हमारे पास रह जाते हैं। और मैं अपने नेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे आ जाती हूँ। मैंने वो तमाम ऑप्शन लिखे हुए हैं जिनको हम देख चुके हैं, तो मैं इनको डिलीट कर देती हूँ, इनको डिलीट कर देती हूँ और उसके बाद लेफ्ट ओवर ऑप्शन की तरफ आ जाती हूँ। तो इसमें से 11 ऑप्शन ऐसे हैं जिन्हें हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। न्यू विंडो, कंट्रोल, टूल बार, अनटाइटल, फाइंड एक्सटेंशन ऑन एक्सचेंज, एक्सटेंशन, कलर थीम, लाइब्रेरी, लर्न, CSS प्रॉपर्टी और SVG इंटरएक्टिविटी। इन तमाम ऑप्शन को हम आज की क्लास में देखेंगे और उसके बाद 4 ऑप्शन ऐसे हैं जिनको हम आने वाली क्लासेस में 1 by 1 देखेंगे, जिनमें अरेंज, एक्शन, लिंक और वेरिएबल हैं। तो मैं इनको भी डिलीट कर देती हूँ और इसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे रख दूंगी। यहाँ जो ऑप्शन रह गए हैं उनको मैंने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है और हर कैटेगरी को डिफरेंट कलर से डिस्प्ले किया है। तो यहाँ मैंने इनको कैटेगरी वाइज रखा है, विंडो मेन्यू में मौजूद तरतीब के हिसाब से नहीं रखा। इन ऑप्शन को बताने से पहले मैं आपको वर्क स्पेस के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। तो मैं अपने नेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे आ जाती हूँ। विंडो मेन्यू में आकर वर्क स्पेस पे आऊँ तो यहाँ काफी सारे ऑप्शन मेरे पास मौजूद है। वर्क स्पेस पे हम अपनी क्लास नंबर 2 में बात कर चुके हैं, किस तरह से हम अपनी वर्क स्पेस को सेट कर सकते हैं, न्यू वर्क स्पेस को सेव कर सकते हैं, अगर कोई वर्क स्पेस सेव किया है तो उसको डिलीट कैसे कर सकते हैं, अगर हमने अपनी वर्क स्पेस को बिगाड़ दिया है तो उसको
कैसे रीसेट कर सकते हैं। तो वर्क स्पेस के बारे में मेन डिटेल हम अपनी क्लास नंबर 2 में देख चुके हैं। लेकिन मेरे कुछ बहन भाइयों ने कमेंट करके मुझसे कहा कि मैं यहाँ जो डिफरेंट वर्क स्पेस दी गई हैं, जिनमें लेआउट, पेंटिंग, प्रिंट एंड प्रूफिंग, ट्रेसिंग, टाइपोग्राफी और वेब शामिल हैं, इनके बारे में डिटेल बताऊं, क्योंकि क्लास नंबर 2 में मैंने इन ऑप्शन पे ज़्यादा डिटेल से बात नहीं की थी और इनमें ज़्यादा डिटेल जैसा कुछ है भी नहीं। लेकिन फिर भी मैं अपने उन व्यूअर्स के लिए जिनके माइंड में कुछ क्वेश्चंस हैं बता देती हूँ। अगर बात करती हूँ टूल की, तो मोस्टली हम टूल को चेंज नहीं करते, हम अपने टूल को ऐसे ही रहने देते हैं। उसके बाद अगर मैं ऊपर दी हुई मेन्यू बार, टाइटल बार, प्रॉपर्टी बार की बात करूं तो उनको भी ज़्यादा नहीं छेड़ते। और उसके बाद बात आ जाती है पैनल की, तो पैनल को हम अपने काम के अकॉर्डिंग चेंज करते रहते हैं। हमें जो काम करना होता है उससे रिलेटेड पैनल को ओपन करते हैं और काम कर लेते हैं। तो यहाँ कुछ डिफ़ॉल्ट वर्क स्पेस दी हुई हैं। अगर हम किसी महसूस कैटेगरी से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड पैनल्स खुद बहुत हमें ओपन मिल जाते हैं उस वर्क स्पेस के साथ। उसके अलावा इसमें कोई खास डिटेल नहीं है। जैसे अगर मैं लेआउट पे क्लिक करती हूँ, यहाँ ट्रांसफॉर्म, अलाइन, स्वॉचेस और ग्रेडियंट के पैनल मुझे ओपन मिल जाते हैं कि अगर मैं कोई लेआउट डिज़ाइन कर रही हूँ तो मैं यहाँ से इन ऑप्शन को लेके यूज़ कर सकती हूँ। यहाँ मेरे टूल वही हैं, मैं इनको यहाँ पे क्लिक करके डबल लाइन की सूरत में रखूँ या सिंगल लाइन की सूरत में, और ऊपर मेरी बार्स भी वैसे की वैसे मौजूद हैं। उसके बाद मैं दोबारा विंडो मेन्यू में आकर वर्क स्पेस पे आऊँगी और अगर मैं पेंटिंग पे क्लिक करती हूँ तो आप देखें कलर से रिलेटेड ऑप्शन और ब्रशेस से रिलेटेड ऑप्शन मेरे सामने आ जाते हैं। अगर हम इलस्ट्रेटर में भी कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें हमने कलर को ज़्यादा यूज़ करना है या डिजिटल पेंटिंग करनी है, तो आप देखें यहाँ पे पेंटिंग से रिलेटेड तमाम ऑप्शन हमारे पास आ गए हैं। ब्रशेस है, स्ट्रोक है, सिंबल्स है, उसके अलावा कलर्स हैं, स्वॉचेस है, कलर गाइड्स है। तो कलर से रिलेटेड तमाम ऑप्शन हमारे सामने आ जाते हैं। उसके बाद दोबारा विंडो में आकर वर्क स्पेस पे आऊँ तो उसके बाद प्रिंटिंग एंड प्रूफिंग है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो आप देखें यहाँ पे डॉक्यूमेंट है, तो यहाँ मुझे इससे रिलेटेड ऑप्शन शो हो जाते हैं कि मैं इसे पिक्सल में रखना चाहती हूँ, पॉइंट में, तो मैं यहाँ से चेक भी कर सकती हूँ। इस वक्त मेरा डॉक्यूमेंट पिक्सल में है तो यहाँ पिक्सल शो हो रहा है। अगर मेरी कोई और मेजरमेंट होगी तो वो शो हो रही होगी। उसके बाद मैं आर्टबोर्ड को एडिट कर सकती हूँ। अगर मैं प्रिंटिंग से रिलेटेड सेटिंग करना चाहती हूँ तो यहाँ मुझे वो तमाम पैनल्स ओपन मिल जाते हैं और मुझे इनको खोलने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करना पड़ती। उसके बाद दोबारा विंडो मेन्यू में आकर वर्क स्पेस पे आऊँगी और अगर मुझे ट्रेसिंग करनी है और मैं इस पे क्लिक करूं तो आप देखें ट्रेसिंग से रिलेटेड ऑप्शन में आसानी के लिए यहाँ मुझे पैनल ओपन मिल जाते हैं। अगर मैं टाइपोग्राफी पे क्लिक करती हूँ, यहाँ पे ये प्रॉपर्टी पैनल है, लेयर्स है। उसके अलावा जो पैनल यहाँ पे ओपन है उसके अलावा यहाँ पे भी पैनल शो हो रहे होते हैं। अगर आप देखें मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो करैक्टर पैनल ओपन हो जाता है, जो कि मेरे टेक्स्ट की सेटिंग में मुझे पूरी हेल्प कर रहा होता है और मेरी तमाम टेक्स्ट की सेटिंग यहाँ से हो जाती है। पैराग्राफ की सेटिंग के लिए भी ऑप्शन मेरे पास आ जाते हैं। उसके बाद ओपन टाइप है। अगर मैं यहाँ पे आती हूँ तो यहाँ पे करैक्टर स्टाइल और पैराग्राफ स्टाइल है कि राइटिंग से रिलेटेड तमाम ऑप्शन मेरे पास यहाँ शो हो जाते हैं। उसके बाद मैं विंडो पे आकर वर्क स्पेस पे आऊँगी तो सबसे लास्ट वर्क स्पेस हमारे पास वेब है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो अगर हम वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो उससे रिलेटेड जिन ऑप्शन की हमें ज़रूरत होती है वो यहाँ पे शो हो जाते हैं। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो आप देखिए CSS, प्रॉपर्टी, वेरिएबल और एक्शन तीनों पैनल ओपन हो गए हैं। तो वेरिएबल और एक्शन पे अभी हम आने वाली क्लासेस में बात करेंगे। उसके अलावा इन वर्क स्पेस का कोई एक्स्ट्रा काम नहीं है। हमारे पास टूल भी वही रहते हैं, हमारे पास ऊपर वाली बार भी वही रहती हैं, जस्ट पैनल चेंज होते हैं और इसमें कोई ऐसी सेटिंग नहीं है, कोई ऐसी समझने वाली बात नहीं है। मैं विंडो मेन्यू में आकर वर्क स्पेस पे आकर यहाँ से एसेंशियल क्लासिक पे क्लिक कर दूंगी और मैं अपने पहले डॉक्यूमेंट पे वापस आ जाती हूँ और अब हम न्यू विंडो पे बात करेंगे। जब मैं इस पे क्लिक करूंगी तो एक नई विंडो मेरे पास आ जाती है और जो कंटेंट मेरी पहली विंडो में होता है सेम कंटेंट दूसरी विंडो में भी मौजूद होता है और अगर मैं किसी एक विंडो में चेंजिंग करती हूँ तो दूसरी विंडो में खुद ब खुद हो जाती है। मैं अपने पहले डॉक्यूमेंट पे आती हूँ। मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगी और इसमें कोई कलर फिल कर देती हूँ। अब विंडो मेन्यू में आकर अगर न्यू विंडो पे क्लिक करूँ
अब इस विंडो में भी ब्लू कलर है और यहाँ लास्ट पे मेरे पास ये विंडो मौजूद है, इसमें भी ब्लू कलर है। अब यहाँ से अगर मैं इसके कलर को चेंज करके पिंक कर देती हूँ तो मैंने यहाँ जो लास्ट पे मुझे विंडो शो हो रही है उसके कलर को चेंज किया है। और अगर मैं यहाँ स्टार्ट पे जो पहला मेरा अनटाइटल 1 के नाम से डॉक्यूमेंट था उस पे आऊं तो आप देखें यहाँ भी मेरे ऑब्जेक्ट का कलर चेंज होकर ब्लू से पिंक हो चुका है। मैं इस लास्ट वाले डॉक्यूमेंट को क्लोज कर देती हूँ और इस डॉक्यूमेंट पे आ जाती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास कंट्रोल है। तो कंट्रोल ऑप्शन से हम प्रॉपर्टी बार को हाइड या शो कर सकते हैं। मैं विंडो मेन्यू में आकर यहाँ से कंट्रोल पे से चेक हटा दूं तो आप देखिए हमारी प्रॉपर्टी बार हाइड हो जाती है, जस्ट हमारे मेन्यू रह गए हैं और उसके बाद हमारी टाइटल बार शो हो रही है जबकि हमारी प्रॉपर्टी बार हाइड हो चुकी है। मैं दोबारा विंडो मेन्यू में आकर यहाँ कंट्रोल पे चेक लगाऊं तो हमारी प्रॉपर्टी बार शो हो जाती है। उसके बाद टूल बार का ऑप्शन है हमारे पास, तो इससे हम अपनी टूल बार चेंज कर सकते हैं या एक न्यू टूल बार क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं विंडो मेन्यू में आकर टूल बार पे आऊं तो यहाँ 4 ऑप्शन है हमारे पास और डिफॉल्ट एडवांस टूल बार सिलेक्ट होती है, उसके नीचे बेसिक है, उसके बाद न्यू टूल बार है। न्यू टूल बार के ऑप्शन से हम नई टूल बार ऐड कर सकते हैं और उसके बाद मैनेज टूल बार है। अगर हमने एक या एक से ज्यादा टूल बार ऐड की है तो मैनेज टूल बार के ऑप्शन से हम उनको मैनेज कर सकते हैं। तो अगर मैं बेसिक पे क्लिक करूं तो मेरी टूल बार इस तरह से शो होगी। अगर मैं विंडो पे आकर टूल बार पे आकर एडवांस पे क्लिक करती हूँ तो ये टूल बार इस तरह से शो होगी। उसके बाद मैं दोबारा विंडो पे आकर टूल बार पे आऊंगी और न्यू टूल बार पे क्लिक करूं तो मेरे पास इस तरह से ऑप्शन आता है। यहाँ पे मैं अपनी टूल बार का नाम रख सकती हूँ, माय टूल बार का नाम दे देती हूँ और यहाँ से ओके करूंगी तो ये टूल बार मेरे पास आ जाती है। उसके बाद मैं इस पे क्लिक करूं तो तमाम ऑप्शन मेरे पास आ जाते हैं। इनमें से मैं जिन ऑप्शंस को इसमें ऐड करना चाहूं मैं कर सकती हूं, जैसे अगर मैं इसमें पेन टूल को ऐड कर देती हूं, उसके अलावा सिलेक्शन टूल को यहाँ पे ऐड कर दूंगी। इसमें तमाम टूल मौजूद होते हैं जो यहाँ पे मौजूद होते हैं, आप इनको 1 बाय 1 ड्रैग करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं नीचे तमाम ऑप्शन मौजूद है। अगर आप कोई स्पेसिफिक काम कर रहे हैं और उसके लिए आपको चंद टूल की जरूरत है, बकाया टूल की जरूरत नहीं है, तो आप वो स्पेसिफिक टूल यहाँ पर रख सकते हैं न्यू टूल बार में और जब चाहे उसको यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी और इसको यहाँ पे क्लिक करके हाइड कर देती हूँ। दोबारा विंडो मेन्यू में आकर टूल बार पे आऊंगी तो आप देखें माय टूल बार यहाँ पर शो हो गई। उसके बाद मैं दोबारा न्यू टूल बार पे क्लिक करके इसका नाम टूल बार 2 रख देती हूँ और ओके करूंगी। दोबारा वही ऑप्शन मेरे पास आएगा और यहाँ से मैं इसमें कोई से भी टूल ऐड कर देती हूँ। मैं यहाँ पे इसमें आर्टबोर्ड टूल ऐड करूंगी और इसको यहाँ से क्रॉस कर देती हूँ। अब विंडो मेन्यू में आकर अगर टूल बार पे आऊं तो आप देखें दोनों टूल बार यहाँ पे शो हो रही हैं। अगर मैं माय टूल बार पे क्लिक करूं तो ये यहाँ पे आ जाती है और अगर मैं टूल बार 2 पे क्लिक करूं तो वो टूल बार यहाँ पे आ जाती है। उसके बाद दोबारा विंडो मेन्यू में आकर टूल बार पे आऊंगी तो यहाँ नीचे मैनेज टूल बार का ऑप्शन है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो जितनी टूल बार मैंने ऐड की होती हैं वो यहाँ पे शो हो रही होती हैं। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके कोई टूल बार ऐड करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो यहाँ मेरे पास ऑप्शन आ जाता है और जब मैं यहाँ पे उसका नाम देके ओके करूंगी तो वापस वैसे ही छोटी सी टूल बार आ जाएगी और मैं उसमें टूल ऐड कर सकती हूँ। और जो टूल बार मैंने यहाँ पे क्रिएट की है अगर मैं उनको डिलीट करना चाहूँ तो मैं जिस टूल बार को सिलेक्ट करके डिलीट बटन प्रेस करूंगी वो डिलीट हो जाएगी। अगर मैं माय टूल बार को सिलेक्ट करती हूँ और यहाँ पे डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करूँ तो ये टूल बार डिलीट हो गई, लेकिन अगर मैं डिलीट करने के बाद कैंसिल कर दूंगी तो वो डिलीट नहीं होगी। लेकिन अगर मैं डिलीट करने के बाद ओके करूंगी तो वो टूल बार डिलीट हो जाएगी। उसके बाद टूल बार 2 को भी मैं डिलीट कर देती हूँ और अनटाइटल टूल बार 1 जो अभी मैंने यहाँ से क्रिएट की थी उसको भी सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर दूंगी और ओके कर दूंगी। विंडो मेन्यू में आकर यहाँ से दिखाऊं वो टूल बार जो मैंने क्रिएट की थी वो डिलीट हो चुकी हैं। उसके बाद अनटाइटल 1 है तो ये ऑप्शन सबसे लास्ट में है विंडो मेन्यू में। तो यहाँ पर हमारे जितने डॉक्यूमेंट ओपन होंगे वो शो हो रहे होते हैं। अगर हमने उनको सेव नहीं किया तो अनटाइटल 1, 2, 3 के नाम से शो हो रहे होते हैं। अगर हमने उनको सेव किया हुआ है तो जिस नाम से सेव किया है वो शो हो रहे होते हैं। तो यहाँ मैंने 4 डॉक्यूमेंट ओपन किए हुए हैं जिसमें मैंने विंडो मेन्यू के डिफरेंट ऑप्शन लिखे हुए थे और एक डॉक्यूमेंट अनटाइटल 1 के नाम से है तो ये चारों यहाँ पे शो हो रहे हैं।
और अगर इनमें से हम किसी को डिलीट कर देते हैं, मैं यहाँ से अनटाइटल 1 को डिलीट कर देती हूँ और दोबारा विंडो मेन्यू में आकर आपको दिखाऊं तो यहाँ से अनटाइटल 1 भी रिमूव हो चुका है। अब मेरे पास यहाँ पे 3 डॉक्यूमेंट शो हो रहे हैं और अगर आपका एक डॉक्यूमेंट ओपन होगा तो वो यहाँ पे शो हो रहा होगा। फाइंड एक्सटेंशन ऑन एक्सचेंज के ऑप्शन को यूज करते हुए हम प्लगइन डाउनलोड कर सकते हैं और जो प्लगइन हम फाइंड एक्सटेंशन ऑन एक्सचेंज के ऑप्शन को यूज करते हुए डाउनलोड करेंगे वो एक्सटेंशन ऑप्शन में शो हो रहे होंगे। तो मैं विंडो मेन्यू में आकर यहाँ से फाइंड एक्सटेंशन ऑन एक्सचेंज पे क्लिक करूंगी तो ये मुझे एडोबी एक्सचेंज की साइट पे रीडायरेक्ट कर देगा। अब यहाँ मुझे एडोबी के डिफरेंट सॉफ्टवेयर शो हो रहे हैं, तो मैंने जिस सॉफ्टवेयर के लिए प्लगइन डाउनलोड करने हैं मैं उस पे क्लिक करूंगी। तो इस वक्त हम इलस्ट्रेटर पे काम कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर इलस्ट्रेटर पे क्लिक करूंगी तो इलस्ट्रेटर के डिफरेंट प्लगइन यहाँ मेरे पास आ जाते हैं। इनमें से कुछ प्लगइन फ्री होते हैं और कुछ पेड होते हैं। जैसे यहाँ पे अरेंजर है तो ये फ्री है, उसके बाद लवली काउस है तो ये $10 का है, उसके बाद आइकॉनिक है तो ये फ्री है। तो इस तरह से जो प्लगइन फ्री होंगे उनके साथ फ्री लिखा होगा और जो पेड होंगे उनके साथ उनकी प्राइस लिखी होगी। डाउनलोड करने के लिए आप इसके नाम पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का पैनल आ जाएगा। अब यहाँ से अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन मौजूद है तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज आप देखें यहाँ पे क्रिएटिव क्लाउड हो रहा है और यहाँ पे साइन इन, जब तक आप साइन इन नहीं करेंगे आप इसको डाउनलोड नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने साइन इन कर रखा है तो आप इसको डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ से कैंसिल कर दूंगी और दोबारा विंडो मेन्यू में आऊंगी। उसके बाद नीचे एक्सटेंशन ऑप्शन है तो यहाँ पे लाइब्रेरीज शो हो रहा है, तो जो प्लगइन आप फाइंड एक्सटेंशन ऑन एक्सचेंज से डाउनलोड करेंगे वो यहाँ पे शो हो रहे होते हैं और आप उनको यहाँ से यूज कर सकते हैं। उसके बाद कलर थीम का ऑप्शन है, अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो अगर आपके पास पेड सब्सक्रिप्शन होगी तो यहाँ बहुत से कलर थीम शो हो रहे होते हैं, लेकिन अगर पेड सब्सक्रिप्शन नहीं है तो इसी तरह से खाली बॉक्स आपके पास आता है, लेकिन आप इसको डायरेक्ट गूगल पे जाकर सर्च करके भी यूज कर सकते हैं। तो मैं गूगल पे आ जाऊंगी और यहाँ पे एडोबी कलर थीम लिखूंगी, एडोबी कलर की साइट मेरे पास आ जाएगी। तो आप देखें यहाँ पे डिफरेंट कलर मुझे शो हो रहे हैं। मैं यहाँ पे न्यू कलर क्रिएट कर सकती हूँ। क्रिएट करने के लिए मेरे पास इस तरह से पैनल आता है, मैं इन स्लाइडर को मूव करके भी कलर चेंज कर सकती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से कलर स्कीम डिसाइड कर सकती हूँ कि मैंने किस कलर स्कीम के तहत इनको यूज करना है। उसके बाद जो दूसरों की बनाई हुई कलर स्कीम्स है मैं उनको एक्सप्लोर कर सकती हूँ। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो दूसरों की बनाई हुई कलर थीम मेरे पास आ जाती हैं, इनमें से मैं कोई कलर थीम ले सकती हूं। उसके बाद ट्रेंडिंग में है तो इनसे रिलेटेड ये कलर थीम यहाँ पे शो हो जाती हैं, आप इन कलर थीम को भी ले सकते हैं। तो यहाँ इसमें रीकलर योर वेक्टर आर्टवर्क, तो यहाँ से आप अपने वेक्टर आर्टवर्क को रीकलर भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप एसवीजी फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद लाइब्रेरी का ऑप्शन है, तो लाइब्रेरी का ऑप्शन यूज करने के लिए आपको साइन इन करना पड़ता है। आप साइन इन किए बगैर लाइब्रेरी का ऑप्शन यूज नहीं कर सकते। जो भी कलर स्कीम आप यहाँ से डिसाइड करते हैं लाइब्रेरी में आप उसको सेव कर सकते हैं और लाइब्रेरी से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पेड सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आप यहाँ से कोई भी कलर स्कीम एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर आई ड्रॉपर की मदद से उस कलर स्कीम को यूज कर सकते हैं। मैं इसको भी कैंसिल कर देती हूँ। और उसके बाद लाइब्रेरी का ऑप्शन है, लाइब्रेरी में आप अपना वर्क भी रख सकते हैं, दूसरों के वर्क को भी देख सकते हैं। तो लाइब्रेरी का ऑप्शन भी आप उसी वक्त यूज कर सकते हैं जब आपके पास पेड सब्सक्रिप्शन हो। तो मैं यहाँ अगर लाइब्रेरी पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ भी मुझे मैसेज आ रहा है, टू यूज क्रिएटिव क्लाउड लाइब्रेरी यू नीड टू बी लॉग इन टू द क्रिएटिव क्लाउड अकाउंट। क्रिएटिव क्लाउड लाइब्रेरी को यूज करने के लिए आपको क्रिएटिव क्लाउड में लॉग इन होना पड़ेगा। उसके बाद लर्न ऑप्शन है, तो अगर मैं विंडो मेन्यू में आती हूँ तो यहाँ लर्न ऑप्शन मेरे पास हाइड है। लर्न ऑप्शन में छोटे छोटे ट्यूटोरियल आपके पास शो हो रहे होते हैं जिसकी मदद से आप हेल्प ले सकते हैं। तो इलस्ट्रेटर में तो ये ऑप्शन मेरे पास वर्क नहीं कर रहा, लेकिन फोटोशॉप में वर्क कर रहा है, तो वहां मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये ऑप्शन किस तरह से वर्क करता है। तो मैं फोटोशॉप में आ जाती हूँ और यहाँ से विंडो मेन्यू में आकर ये लर्न ऑप्शन है, अगर इस पे क्लिक करती हूँ यहाँ मुझे थंबनेल में छोटे छोटे से ऑप्शन शो हो रहे हैं और अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो यहाँ से मैं अपनी फोटो को फिक्स कर सकती हूँ। अगर मैं इस फोटो को ड्रैग करती हूँ तो ये यहाँ पे आ जाएगी। अब देखें यहाँ पे लिखा शो हो रहा है प्रेस नेक्स्ट टू बिगिन, तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगी। उसके बाद इमेज एडजस्टमेंट ब्राइट एंड कॉन्ट्रास्ट,
तो मैं इमेज ऑप्शन पे आकर एडजस्टमेंट पे आकर ब्राइट एंड कंट्रास्ट पे क्लिक करूंगी तो अब वो मुझे बता रहा है एडजस्ट स्लाइडर फॉर द ब्राइटनेस टू अराउंड 45 एंड कंट्रास्ट अराउंड 20, क्लिक ओके। कि अगर आपने इसकी ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को सिलेक्ट करना है तो आप ब्राइटनेस को 45 पे ले जाएं और कंट्रास्ट को 20 पे और उसके बाद ओके कर दें। इस तरह से ये छोटी छोटी टिप में आपको बता रहा होता है जस्ट वो इफेक्ट जो आपको लर्न में शो हो रहे होते हैं उनको आपने किस तरह से यूज करना है उससे रिलेटेड ये आपको टिप दे रहा होता है। तो इलस्ट्रेटर में मेरे पास ये ऑप्शन शो नहीं हो रहा, नहीं तो मैं इलस्ट्रेटर में ही बता देती। तो अगर इलस्ट्रेटर में आपके पास ये ऑप्शन शो होता है तो इसी तरह से वर्क करेगा। तो मैं यहाँ से ओके करूंगी और फोटोशॉप को यहाँ से क्लोज कर देती हूँ। और उसके बाद नीचे दो ऑप्शन है हमारे पास, CSS प्रॉपर्टी और SVG इंटरएक्टिविटी। तो ये दोनों ऑप्शन कोडिंग के लिए यूज होते हैं। मैं विंडो मेन्यू में आकर यहाँ से CSS प्रॉपर्टी पे क्लिक करूं तो इस तरह से पैनल मेरे पास आता है। तो उसके बाद अगर मैं कुछ भी ड्रॉ करूंगी या कुछ भी सिलेक्ट करूंगी तो उससे रिलेटेड CSS कोडिंग मेरे पास आ जाती है और उस कोडिंग को मैं अपनी वेबसाइट में यूज कर सकती हूँ। अगर मैं यहाँ इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूं और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ नीचे आपको दिखाऊं, मैं इस पैनल को थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ तो आप देखें इस टेक्स्ट से रिलेटेड कोडिंग मुझे यहाँ पर शो हो रही है। अगर मैं इस सिलेक्शन को खत्म करूंगी तो कोडिंग हाइड हो जाती है। उसके बाद मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगी तो उस रेक्टेंगल से रिलेटेड यहाँ पे कोडिंग शो हो रही है। अगर मैं इसका कलर चेंज करती हूँ तो जो कलर चेंज करूंगी उसकी कोडिंग चेंज हो जाएगी। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर एक पॉलीगॉन ड्रॉ करूंगी उससे रिलेटेड कोडिंग मेरे पास शो हो जाएगी। और अगर मैं इसमें ग्रेडियंट फिल करती हूँ तो आप देखें ग्रेडियंट से रिलेटेड कोडिंग यहाँ पे आ गई और अब कोडिंग काफी ज्यादा है। तो आप इस कोडिंग को यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो ये एक्सपोर्ट ऑप्शन है, मैं यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकती हूँ। उसके बाद एक्सपोर्ट सिलेक्टेड CSS है, कॉपी सिलेक्टेड CSS है और जनरेट CSS है। अगर मैं एक्सपोर्ट ऑप्शन पे क्लिक करूं तो मेरे पास इस तरह से पैनल आ जाता है और यहाँ से मैं डिसाइड कर सकती हूँ कि मैंने एक्सपोर्ट किस तरह से करना है, पिक्सेल्स में या पॉइंट में। तो नॉर्मली हम पिक्सल रखते हैं। इंक्लूड फिल, इंक्लूड स्ट्रोक, इंक्लूड ओपेसिटी, इंक्लूड एब्सोल्यूट पोजीशन, इंक्लूड डायमेंशन। अगर हम इंक्लूड एब्सोल्यूट पोजीशन पे चेक लगाते हैं तो जिस पोजीशन पे जो ऑब्जेक्ट हमारा होगा जब वो वेबसाइट में ओपन होगा तो उसी पोजीशन पे होगा। उसके बाद इंक्लूड डायमेंशन है तो ये उसकी डायमेंशन को भी मद्देनजर रखेगा। जनरेट CSS फॉर अननेम ऑब्जेक्ट पे अगर चेक लगा हुआ है तो जैसे ही आप अपने ऑब्जेक्ट को जनरेट करेंगे ये उसके लिए कोडिंग जनरेट कर देगा। लेकिन अगर यहाँ पे चेक नहीं लगा हुआ तो जब तक आप लेयर पैनल पे जाकर उस ऑब्जेक्ट को नाम नहीं दे देते ये उसके लिए कोडिंग जनरेट नहीं करेगा। इंक्लूड वेंडर प्रीफिक्स है, वेबकिट, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपरा। तो ये कोडिंग इन तमाम ब्राउजर्स पे रन हो जाए तो हम इन सब पे चेक लगाएंगे। रास्टराइज अनसपोर्टेड आर्टवर्क यहाँ पे भी चेक लगाएंगे। यहाँ तकरीबन तमाम फील्ड पे ही चेक लगाया जाता है और उसके बाद ओके किया जाता है। पहले मैं यहाँ से जनरेट CSS फॉर अननेम ऑब्जेक्ट पे से चेक हटाकर ओके कर देती हूँ। तो आप देखें मैं जिसको भी सिलेक्ट कर रही हूँ यहाँ मेरे पास यही लिखा हुआ है, नो CSS कोड वाज जनरेट टू क्रिएट CSS फॉर अननेम ऑब्जेक्ट, इधर नेम द ऑब्जेक्ट इन लेयर पैनल और इनेबल जनरेट CSS फॉर अननेम ऑब्जेक्ट। कि या तो आप लेयर पैनल में जाकर इनका नाम रखें या फिर जनरेट CSS फॉर अननेम ऑब्जेक्ट पे चेक लगाएं तो कोडिंग जनरेट होगी। तो अब आप देखें अब मैं लेयर पैनल पे आकर यहाँ पे क्लिक करूंगी और ये मेरा रेड रेक्टेंगल है, मैं यहाँ पे क्लिक करके इसका नाम रेड रख देती हूँ। और रेड रखने के बाद अब जब मैं इसको सिलेक्ट करूंगी तो इससे रिलेटेड कोडिंग जनरेट हो जाएगी, लेकिन इससे रिलेटेड कोडिंग जनरेट नहीं होगी। और अगर मैं यहाँ पे आकर इस पे चेक लगा दूं और यहाँ से ओके कर दूं तो अब मेरे तमाम ऑब्जेक्ट के लिए कोडिंग जनरेट हो जाती है। एक्सपोर्ट सिलेक्टेड CSS है, तो आप जिस CSS को सिलेक्ट करेंगे उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मैं एक्सपोर्ट करके भी आपको दिखाती हूँ। उसके बाद कॉपी सिलेक्ट स्टाइल है, तो अगर आप किसी स्टाइल को कॉपी करें और कॉपी करने के बाद किसी दूसरी जगह पे ले जाके पेस्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। उसके बाद जनरेट CSS है। कई दफा ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने पे यहाँ पे कोडिंग जनरेट नहीं हो रही होती तो आप जनरेट CSS पे क्लिक करें तो वो जनरेट हो जाती है। उसके बाद मैं यहाँ पे आऊं तो कॉपी सिलेक्टेड स्टाइल है, तो वो ऑप्शन यहाँ पे है। जनरेट CSS का ऑप्शन ये है। एक्सपोर्ट सिलेक्टेड CSS का ऑप्शन ये है। और उसके बाद
एक्सपोर्ट ऑल है। तो अगर आप एक्सपोर्ट ऑल पे क्लिक करते हैं तो जितनी भी कोडिंग होगी, जितने भी ऑब्जेक्ट आपके पास होंगे, सबकी कोडिंग एक्सपोर्ट होगी। उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से एक्सपोर्ट सिलेक्टेड CSS पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास इस तरह से पैनल आ जाता है। अब यहाँ से मैं डेस्कटॉप सिलेक्ट करूंगी, मैं इसका नाम CSS ही रख देती हूँ और यहाँ से सेव करूंगी। और उसके बाद फिर ये डायलॉग बॉक्स आ गया है। अगर मैं यहाँ से कुछ चेंजिंग करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से ओके कर दूंगी। इसको मिनिमाइज करके आपको दिखाऊं तो आप देखें ये CSS फाइल यहाँ पे मेरी जनरेट हो चुकी है और ये नोटपैड की फाइल है और ये कोडिंग इसमें मौजूद है। उसके बाद अगर आपको वेबसाइट का वर्क आता है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। मैं कंट्रोल A से इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देती हूँ और दोबारा अपने सॉफ्टवेयर को मैक्सिमाइज करूंगी और यहाँ से कॉपी सिलेक्टेड स्टाइल पे क्लिक करूंगी। दोबारा नोटपैड की फाइल पे आकर कंट्रोल V से पेस्ट करूं तो आप देखें यहाँ पे पेस्ट हो गया। इस तरह से आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं या फिर इसको आप कॉपी पेस्ट करके यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोडिंग आती है, आप वेबसाइट पे काम करते हैं तो आप इसको अच्छे से यूज कर सकते हैं क्योंकि आपको कोडिंग लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिकली कोडिंग जनरेट कर देगा। लेकिन अगर आपको कोडिंग नहीं आती, आपको वेबसाइट की वर्किंग नहीं आती तो ये ऑप्शन आपके किसी काम का नहीं है। तो मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देती हूँ। उसके बाद लास्ट ऑप्शन जो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं वो SVG इंटरएक्टिविटी है। तो मैं विंडो मेन्यू में आकर यहाँ से SVG इंटरएक्टिविटी पे क्लिक करूँ तो मेरे पास इस तरह का पैनल आता है। तो CSS प्रॉपर्टी से जो कोडिंग जनरेट होती है वो CSS लैंग्वेज में होती है, लेकिन SVG इंटरएक्टिविटी में जो कोडिंग हम जनरेट करते हैं वो जावास्क्रिप्ट में होती है। जावास्क्रिप्ट भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और अक्सर वेबसाइट में जो इस किस्म के काम होते हैं कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे माउस लेके जाते हैं तो वो चेंज हो जाता है या क्लिक करने के बाद चेंज हो जाता है, तो वो जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग के जरिए किया जाता है। तो अगर मैं यहाँ सबसे ऊपर आऊं तो यहाँ पे मुझे डिफरेंट ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑन फोकस आउट, ऑन एक्टिवेट, ऑन माउस डाउन कि आप जब माउस को हटा लें, ऑन माउस अप या माउस उसके ऊपर लेके जाएं, ऑन क्लिक या क्लिक करने पर, ऑन माउस ओवर, ऑन माउस मूव। यहाँ डिफरेंट एक्शन दिए हुए हैं कि किस एक्शन पे आपका कौन सा ऑब्जेक्ट क्या वर्किंग करे। तो यहाँ पे मैं ऑन क्लिक रहने देती हूँ और उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। जब हम CSS प्रॉपर्टी के पैनल को देख रहे थे तो हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते थे तो हमारी खुद ब खुद कोडिंग जनरेट हो जाती थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे हमें खुद लिखना होगा कि किसके लिए हम कोडिंग जनरेट कर रहे हैं। हमारे ऑब्जेक्ट के मुताबिक हमें उसको मेंशन करना होगा। तो मैं यहाँ पे रेड बॉक्स लिख लेती हूँ और जैसे ही मैं यहाँ नीचे क्लिक करूंगी तो रेड बॉक्स के लिए ये कोडिंग यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद ऑन क्लिक यहाँ पे सिलेक्ट किया है। उसके बाद मैं यहाँ पे ऑन माउस ओवर सिलेक्ट कर लेती हूँ, इस पे क्लिक करूंगी और यहाँ पे पॉलीगॉन विद येलो एंड ऑरेंज ग्रेडियंट लिखूंगी और जैसे ही यहाँ क्लिक करूंगी तो इससे रिलेटेड कोडिंग मेरे पास आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो आप देखें रेड बॉक्स के लिए कोडिंग यहाँ पे आ गई। अगर इस पे क्लिक करूं तो इसके लिए कोडिंग यहाँ पे आ जाती है। और उसके अलावा लिंक जावास्क्रिप्ट फाइल, आप इसको अगर लिंक करना चाहें तो आप यहाँ पे क्लिक करें तो आपके पास इस तरह का पैनल आ जाता है। आप यहाँ से इसको किसी फाइल के साथ लिंक कर सकते हैं। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो डिलीट इवेंट, क्लियर इवेंट और जावास्क्रिप्ट फाइल है, तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं या जावास्क्रिप्ट फाइल पे क्लिक करें तो फिर भी यही ऑप्शन आपके पास आता है। यहाँ से आप जावास्क्रिप्ट की कोडिंग को जनरेट करके अपनी वेबसाइट में यूज कर सकते हैं। मुझे जावास्क्रिप्ट नहीं आती इसलिए मैं आपको मजीद ज्यादा कुछ इसमें नहीं बता सकती, लेकिन वो लोग जिनको जावास्क्रिप्ट आती है वो इसको इजीली यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।